प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आज जो आपके सामने कुंडली लेकर के आया हूँ, ये कुंडली आई है मेरे पास विदिशा मध्य प्रदेश से। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। आपके सामने जो प्रत्यक्ष मैंने कुंडली बनाई है, ये धनु लग्न की कुंडली है। लग्न के अधिपति द्वितीय भाव में गुरु वक्री हैं। चतुर्थ स्थान और तृतीय स्थान खाली। पंचम स्थान में राहु देव बैठे हैं, ग्रह एक बार बता देता हूँ। और छठा, सातवां और आठवां भाव खाली है। नवम भाव में मंगल और शुक्र के साथ बुध बैठे हुए हैं। दशम स्थान में दिग्बली सूर्य। एकादशवें स्थान में भयंकर ग्रहण लगा हुआ है चंद्रमा और केतु का। और 12वें भाव में शनिदेव वृश्चिक राशि में बैठे हैं। ये लग्न चूंकि 13 अंश का बना है, धनु राशि का लग्न है, इस वजह से इसका जो नवांश बनेगा, धनु, मेष और सिंह राशि के जो बैठे ग्रह होते हैं या उसका जो लग्न होता है, उसकी गणना सदैव धनु राशि से नहीं, मेष राशि से ही होती है। जब आप इस लग्न का नवांश बनाना चाहेंगे तो आपको धनु, मेष और सिंह राशि अगर यहाँ लिखी होती, मान लीजिए मेष लग्न की कुंडली होती, धनु लग्न की कुंडली होती या सिंह लग्न की कुंडली होती, और हमें उसका अगर नवांश बनाना होता कि इस लग्न पे का नवांश कौन सा बनेगा, तो हम लग्न का मान देखेंगे 13 अंश। तो 13 अंश 40 कला पे धनु राशि का जो नवांश बनेगा वो सिंह का नवांश बनेगा। धनु, मेष और सिंह राशि के नवांश के निर्धारण के लिए नवांश का गिनना मेष राशि से शुरू किया जाता है। क्लियर है? तो यहाँ पे 13 अंश 40 कला, नवांश का अर्थ होता है जब आप 30 अंश को 9 से विभाजित करेंगे तो एक नवांश का एक हिस्सा जो होता है वो 3 अंश 20 कला का होता है। 3 अंश 20 कला का होता है। तो 3 20, 6 40, 10, उसके बाद 13 20, 16 40। तो 13 20 और 16 40 यानी कि ये 5वें नंबर पे आ रहा है। लग्न का मान 13 अंश 40 कला है। तो क्या मैंने कहा, नवांश बताने का आपको ये बता देता हूँ। तो ये धनु का नवांश बना है तो इसकी गणना मेष राशि से होगी। तो मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, तो 5वें नवांश में जा रहा है। इस वजह से अगर धनु राशि की कुंडली लग्न में बनती है और 13 अंश 40 कला का लग्न होगा तो उसका नवांश सिंह राशि का बनेगा। कई बार मैं ये क्यों बता रहा हूँ भगवान, कई बार जब मेरे पास लोग आते हैं तो कहते हैं उन्होंने इंटरनेट से कुंडली निकाली है और जब कुंडली देखी जाती है तो उनका नवांश कुछ और बन रहा होता है, जबकि मेरे यहाँ जो कंप्यूटर से बनाते हैं वो कुछ और बन रहा होता है, वो अंतर हो जाता है। तो इस वजह से ये बात आवश्यक है, ये गणित का विषय है, इसे कोई सॉफ्टवेयर बदल नहीं सकता है। सॉफ्टवेयर गलती कर सकते हैं, बदल नहीं सकते। बदल इसलिए नहीं सकते क्योंकि नवांश बनाने का तरीका उंगलियों पे सिद्ध है। वैसे इस राशि का, इस लग्न का नवांश बनेगा तो इसी का नवांश बनेगा। इस लग्न में इतने अंश पे अगर कोई ग्रह बैठा है, इस राशि में इतने अंश पे कोई भी ग्रह बैठा है तो उसका नवांश वही बनेगा या उसी नवांश में वो जाके बैठेगा। इसको कोई भी सॉफ्टवेयर बदल नहीं सकता है। तो यहाँ पे जो आपका नवांश बनेगा वो सिंह का बनेगा और दशमांशा जो बनेगा वो मेष का बनेगा। उसके बाद नवमांश चक्र में सिंह राशि की कुंडली बनती है जो यहाँ के नवम भाव के स्वामी है, यानी कि यहाँ के भाग्य भाव के स्वामी यहाँ के लग्नेश हो गए और लग्न के अधिपति होकर के जाकर के छठे भाव में बैठ रहे हैं। यहाँ लग्न के अधिपति नीच के थे और पीड़ित थे। पीड़ित क्यों थे? क्योंकि शनि से दृष्ट हैं, उन पे किसी शुभ ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है। लग्नेश अगर पीड़ित होंगे तो बालों से संबंधित समस्या देंगे, पेट से संबंधित समस्या देंगे, जननांगों से संबंधित समस्या देंगे, कई बार व्यक्ति को दाक्यानुस बना देंगे। विचार जो हैं वो बहुत पुराने हैं, उसमें कुछ नयापन लाने के लिए व्यक्ति को लड़ना पड़ता है और अपनी बात को रखने के लिए, अपने ही धन को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को मेहनत करनी पड़ती है। तो ये लग्नेश के पीड़ित होने का दोष हो जाता है।
उसके बाद यहाँ पे राहु बैठ गए तो विषम संख्या की राशि बन गई लग्न में और राहु बैठ गए। यहाँ पे अब हमें कई बार दाम्पत्य पे भी बहुत विचार करना होगा। वहीं दशमांशा चक्र में यहाँ के जो पंचम भाव के स्वामी हैं, लग्न कुंडली के पंचमेश नवमांश दशमांशा चक्र के लग्नेश होकर के जाकर के कहाँ बैठ रहे हैं, जन्म कुंडली में अष्टम भाव में। ये तो बहुत अच्छी बात है कि कम से कम अपनी राशि में बैठे हैं। अगर इधर उधर वो थोड़े भी तितर बितर होते तो ये कुंडली को कमज़ोर कर देते। इस विषय पे पूरा चर्चा करेंगे। इस कार्यक्रम में आपको मैं बताऊंगा मंगल के साथ शुक्र और बुध का बैठने का परिणाम क्या होता है, इसके साथ लग्नेश के पीड़ित होने का दोष क्या लगता है, जातक के जीवन को वो कैसे प्रभावित करता है। उसके बाद बात करेंगे दशमांशा चक्र में चतुर्थ स्थान में जो शत्रुग्रही शनि बैठे हैं इसका दोष क्या होगा, और अष्टम जो लग्नेश होकर के अपने ही भाव में बैठे हैं जहां शुक्र नीचा विलासी हो रहे हैं, इनके परिणाम जातक के जीवन को कैसे प्रभावित करेंगे। इसके अतिरिक्त नवांश चक्र में जानेंगे 12वें भाव में मंगल और शनि का असर जातक को कैसे प्रभावित कर रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे अष्टम भाव के अधिपति का चतुर्थ स्थान में बैठ करके विभिन्न भावों पे उनकी दृष्टि जातक के दाम्पत्य को और उसके प्रोग्रेसिव नेचर को कैसे प्रभावित कर रही है। बने रहिएगा कार्यक्रम के अंतिम हिस्से तक, कहीं नहीं जाना है। बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे इनकी जन्म कुंडली के पंचांग की। बात करते हैं सबसे पहले भाद्रपद माह में जो लोग जन्मे होते हैं उनका शरीर ना बड़ा ही सुडौल होता है और उनको बाहर से कोई बीमारी परेशान करते हुए नज़र नहीं आती है। मतलब सामान्यतः अगर आपके माथे पे बाल कम है, थोड़े से रूसी वगैरह की समस्या है तो ये एक सामान्य सी बात होगी। हालांकि ये कई बार बढ़ जाती है, लेकिन फिर भी यहाँ पे भाद्रपद माह में जन्मे लोगों को देखने में उन्हें काफ़ी सुकून मिलता है। कोई भी उन्हें देखेगा तो उन्हें लगेगा कि नहीं भाई, देख करके मन जो है वो प्रसन्न हो गया। दक्षिणायन, यहाँ पे शनि मंगल राहु केतु जितने भी होते हैं ये प्रभाव में बढ़ जाते हैं या इनका प्रभाव बढ़ जाता है। दक्षिणायन में जितने भी ग्रह होते हैं इनमें पापक ग्रहों का बल बढ़ जाने से व्यक्ति के प्रभावों में कई बार शठता और बर्बरता बढ़ जाती है। उसके बाद शरद ऋतु में जन्मे लोगों को अपने काम में आलस आता है, जबकि दूसरों के लिए अपने काम में आलस आता है या इनका अपना काम थोड़ा लेट से होता है। दूसरों के लिए ये तुरंत ही तैयार हो जाते हैं। बुधवार को जन्मे होने से, बुधवार यानी कि वार के अधिपति इस कुंडली का प्रमुख ग्रह होगा और वो बुध इस कुंडली में देखिए दशम स्थान के अधिपति होकर के योग कारक ग्रह होते हैं। सामान्यतया इधर पिछले 3 दिन से सिर्फ धनु लग्न की कुंडलियाँ बन रही हैं और यहाँ पे बुध बैठे हैं नवम भाव में और सामान्यतया वो 1 अंश के हैं सूर्य और 27 अंश के बुध, तब तो ये अस्त हो जाएंगे, तो यहाँ पे बुध अस्त होंगे। लेकिन फिर भी ये थोड़े बहुत करियर में उतार चढ़ाव देंगे, लेकिन फिर भी ये व्यक्ति के इंटेलिजेंस को तो कम से कम बना करके रखते हैं। शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के चंद्रमा ये बहुत अच्छे होते हैं। सामान्यतया यहाँ व्यक्ति को व्यापार करते हुए देखा जाता है और उसके जीवन में प्रायः थोड़ी बहुत मानसिक परेशानियों से भी देखा जाता है। विशाखा नक्षत्र ये गुरु का नक्षत्र होता है, पर इसे आप ये कह सकते हैं कि इसके जो स्वामी देवता हैं वो इंद्र और अग्नि नाम के दो अलग अलग देवता हैं। मतलब इंद्र और अग्नि, तो इनके ऊपर इन दोनों ग्रहों का प्रभाव, इन दोनों देवताओं का प्रभाव होता है। वैसे ये गुरु का नक्षत्र है पर इस पे प्रभाव इंद्र और अग्नि दोनों ही देवताओं का होता है, जो प्रायः तीव्र देवता कहे गए हैं। तीव्र का अर्थ है उग्र, व्यग्र। बहुत जल्दी मैं शिवपुराण में अपने मेन चैनल पे बता रहा हूँ ना आजकल, कैसे इंद्र किया सिंहासन डोल गया जब नारद जी हिमालय के पास जाकर के तपस्या करने लगे। तो वैसे ही ये तीव्र देवता है जो तीव्रता से बहुत जल्दी किसी की तपस्या से प्रभावित हो जाते हैं या परेशान हो जाते हैं। तो ओम इंद्राग्निभ्याम नमः इस मंत्र का जप व्यक्ति को प्रत्येक दिन करना चाहिए। इसके साथ साथ चौटली की जड़ अपने गले में धारण करना चाहिए। घी का दान करना चाहिए। प्रत्येक महीने शुद्ध देशी गाय का घी अगर मिल जाए तो किसी ब्राह्मण को 1 कटोरी हो सके तो दे दिया करिए। छोटी कटोरी में हो सके तो उसमें छाया दाने से देख करके अपना चेहरा देख करके दे दीजिए। घी, तेल, पेट्रोलियम, गैस और मिट्टी इसका काम व्यक्ति कर सकता है और इससे संबंधित काम भी कर सकता है। इस कुंडली में सबसे जो अच्छी बात बनी है व्यापारिक तौर पे तो पशु के चारे, घी, तेल, दूध और भूसा, पशु का जो चारा होता है खाने वाला भूसा, इस तरीके का मिट्टी के बर्तन और गैस और पेट्रोलियम, इससे संबंधित आप कोई भी काम करेंगे आपको सफलता मिलेगी। वो मैंने नक्षत्र के ऊपर बताया, विशाखा नक्षत्र के कारण। विशाखा नक्षत्र हो गया वैधृति योग, ये सामान्यतया कभी कभी व्यक्ति को जननांगों से संबंधित समस्याएं देते हैं, हालांकि बहुत सामान्य बात है। शूद्र वर्ण और राक्षस गण
ऐसी अवस्था के कारण शूद्र वर्ण और राक्षस गण के कारण व्यक्ति में ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, मोह, मात्सर्य, आलस्य, प्रमाद, कुंठा, वैमनस्व, शठता, जड़ता, मूर्खता, आलस्य, प्रमाद, ये सब रहता है। अब ये सब आपके शरीर के ना दोष हो गए। अब यहाँ से आपको इन सभी चीज़ों से मुक्त होना पड़ेगा, और जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे आपको प्रायः आपका कारोबार और आपकी जो दिनचर्या है वो इनसे लबालब भरी हुई रहेगी। यहाँ कई बार व्यक्ति वो भोजन भी कर रहा है जो उसे नहीं करना चाहिए, ऐसे लोगों से भी संभाषण कर रहा है जिनके साथ कोई वार्तालाप नहीं करनी चाहिए, ऐसे लोगों से भी हाथ मिलाना पड़ता है जिसका व्यक्ति धूर विरोधी हो। तो ये सारी चीज़ें जो बनती हैं वो इसी के कारण बनती हैं, जहाँ व्यक्ति खाओ पियो मस्त रहो और कई बार मारो काटो छीनो झपटो, इसके सिद्धांतों को भी अपने जीवन में उतारने लगता है। हे भगवान, ऐसा ना हो, इस वजह से आपको इसकी कोशिश करनी होगी, क्योंकि यहाँ पे गड़बड़ी है ना। तो मतलब तामसिक प्रभावों का प्रभाव है, तामसिक गुणों का प्रभाव है, और उसके बाद राजसिक गुणों का प्रभाव है। इन दोनों से उठ करके हमें सात्विकता की तरफ अपने आप को बढ़ाना है। जैसे भोजन शुद्ध करिए, आहार अल्प लिया करिए, व्यायाम हो, भगवान के नामों का स्मरण हो, ग्रंथों का अध्ययन हो, और जितना हो सके अपने ठाकुर जी की सेवा हो सके। ग्रंथों के अध्ययन से एक बात याद आ गई, आप लोगों को बता देता हूँ। कई बार हम लोग ग्रंथों के प्रति श्रद्धा तो रखते हैं पर उसके प्रति श्रद्धा प्रकट नहीं करते, या उनको अपने कृत्य से उनका कई बार हम अपमान कर जाते हैं। जैसे ग्रंथ कोई पढ़ा, उस पर आपने उसे मोड़ दिया, वहीं पे पेज कई बार होता है, लोगों की आदत होती है वो उसे मोड़ देते हैं या अंडरलाइन कर देते हैं, कलम चला देते हैं, पैर पे रख करके पढ़ लेते हैं, ज़मीन पे रख देते हैं, बिना कवर के ही उसे ऐसे ही रख देते हैं, जूठे हाथ से छू दिया, बोल रहे हैं किसी भी तरीके से हैं और वैसे ही ग्रंथ छू दिया। ये सब ग्रंथों का अपमान होता है, और भगवान जिनके बारे में वो ग्रंथ उनका उल्लेख कर रहा है उसको कष्ट होता है। ऐसी अवस्था में हमें हमेशा ही अपने सद्ग्रंथों का सम्मान करना चाहिए। और इसका सम्मान कैसे किया जाता है, आप अगर चाहें तो हमारे सिख भाइयों से समझ सकते हैं। उन्होंने अपने ग्रंथ को ही गुरु बना लिया है, और ऐसा ही हमें अपने ग्रंथों के साथ करना चाहिए। कभी भी जूठे हाथ से या गंदे हाथों से उन्हें स्पर्श नहीं करना चाहिए। सदैव अगर हो सके तो उनकी पूजा उनके पढ़ने से हो जाती है। तो जो भी ग्रंथ आपके पास है, कम से कम एक एक हफ्ते में उन्हें पढ़ते रहिए और अपने नित्य जीवन में उसे शामिल करते रहिए। गीता जी हो जाए, रामचरितमानस हो जाए, महाभारत हो जाए, गीत गोविंद हो जाए, विनय पत्रिका हो जाए, जितने भी सद्ग्रंथ हैं इन सभी का प्रत्येक दिन पाठ करना इनकी पूजा होती है, और उनके प्रति सच्ची श्रद्धा, उनका आदर होता है, उनका आदर करना। तो ये सब चीज़ें बता दी मैंने। अब आइए आपकी कुंडली में, ये तो यहाँ तक बात हो गई, पंचांग बता दिया, ग्रह के प्रभाव बता दिए, मतलब प्रभाव तो नहीं, ग्रह कहाँ कैसे कौन बैठा है ये बता दिया। अब शुरू से शुरू करते हैं फिर से वापस, लग्न से लेकर के 12वें भाव तक। अब बात करते हैं सबसे पहले लग्न पे। लग्न 13 अंश का बना है, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का लग्न बना है। ये 13 अंश का जो लग्न होगा इसे युवावस्था का लग्न कहेंगे, और इस लग्न के इस अंश के कारण जातक के बहुत सारे काम जीवन के आरंभ में बनते हुए नजर आते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि उसका निर्णय मजबूत हो सकता है। लग्न के अधिपति जन्म कुंडली में दूसरे भाव में बैठे हैं, वक्री हैं 13 अंश के, इस वजह से इनका काफ़ी हद तक प्रभाव लग्न का भी आएगा। और लग्नेश के ऊपर शनि की दृष्टि है, लग्न के ऊपर किसी शुभ ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है, उल्टे राहु का प्रभाव लग्न पे जा रहा है। लग्नेश पीड़ित हैं क्योंकि द्वितीय भाव में हैं और नीच के हैं, और साथ ही साथ उन पे शनि की दृष्टि भी जा रही है। राहु और केतु से केंद्र में हैं, इनके दशम स्थान में चंद्रमा और केतु का भयंकर ग्रहण है, और यहाँ पे भी दशम स्थान के अधिपति अस्त हो रहे हैं। दशम स्थान में सूर्य बैठे हैं जो भाग्य भाव के स्वामी होकर के, इनके ठीक पीछे मंगल शुक्र बुध बैठे हैं और ठीक आगे ग्रहण लगा हुआ है। इस वजह से इस कुंडली का पैतृक संपत्ति, पैतृक धन, व्यक्ति का रोजगार, व्यक्ति का कारोबार, व्यक्ति की मनस्थिति, सामाजिक छवि, सामाजिक प्रभाव और उससे प्राप्त धनों में कई बार परेशानी आएगी। क्लियर है। द्वितीय भाव में गुरु श्रवण नक्षत्र के 13 अंश के बैठे हैं, इस वजह से उनका कुछ परिणाम लग्न की तरफ आएगा। तो व्यक्ति के चरित्र को तो बढ़िया रख देते हैं, चरित्र 60% तक बहुत अच्छा है। उसके बाद उसमें कई बार शनि का प्रभाव और मंगल और शुक्र का प्रभाव, जरा ध्यान से देखें तो शनि की 10वीं दृष्टि मंगल पे, मंगल की 4थी दृष्टि शनि पे, मंगल का प्रभाव शुक्र और बुध के साथ है, और उसके बाद शनि, मंगल, राहु और केतु सबका प्रभाव जन्म कुंडली के 9वें भाव पे आ गया। राहु की 9वीं दृष्टि, राहु की 5वीं दृष्टि, शनि की 10वीं दृष्टि, और इसके बाद यहाँ पे मंगल पहले ही बैठे हैं,
तो शनि का प्रभाव आ गया, मंगल बैठे हैं, राहु की दृष्टि आ गई। इसका अर्थ होगा कि नवम भाव पे बहुत सारे पापक ग्रहों का प्रभाव भी आ रहा है, लेकिन वहाँ पे प्रभाव पापक ग्रह का ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है, ज़रा ध्यान से समझे। यहाँ मंगल पापक ग्रह नहीं होते, क्योंकि धनु लग्न की कुंडी के लिए वो योग कारक होते हैं, लग्नेश के मित्र हैं, और अस्त भी नहीं है। इसका अर्थ है कि मंगल तो वहाँ ठीक है, पर बाय नेचर वो पापक होते हैं। बुध जिस भी ग्रह के साथ बैठेंगे उसके साथ उनका नेचर आएगा, तो वो एक पापक ग्रह के साथ बैठे हैं, और दूसरा वो जन्म कुंडली में शुक्र के साथ बैठे हैं। इन दोनों में बहुत अच्छी मैत्री होती नहीं है, मंगल और शुक्र में भी कोई बहुत अच्छी मैत्री होती नहीं है। और यहाँ पे शुक्र जो हैं वो इस कुंडली के मारक ग्रह हैं। तो मारक ग्रह कहाँ बैठा, जन्म कुंडली के भाग्य में, उस पर शनि की दृष्टि पड़ गई, जो द्वितीय भाव के अधिपति द्वितीय भाव पे बैठने के कारण या द्वितीय भाव पे दृष्टि डालने के कारण यहाँ पे शुक्र और शनि मारक हो गए, उल्टे राहु की दृष्टि हो गई। इसका अर्थ होगा कि भाग्य मर रहा है, या भाग्य को शनि मंगल राहु केतु शुक्र कई बार मारने की कोशिश कर रहे हैं। और जो मिल रहा है, भाग्य का कारक ही लग्नेश होते हैं। भाग्य के कारक देवगुरु बृहस्पति, लग्न के अधिपति देवगुरु बृहस्पति, वो जन्म कुंडली में नीच के हो गए। और दशम स्थान में जो दशमेश है वो जन्म कुंडली में बहुत अच्छी स्थिति में बैठा है। सूर्य और बुध का बहुत अच्छा परिवर्तन है, पर बुध के अस्त हो जाने से सामाजिक प्रभाव कमज़ोर होने लगता है। इस कारण से व्यक्ति के भाग्य के कमज़ोर होने के कारण कई बार पति पत्नी में मतभेद, और जो कारोबार में उत्कृष्टता प्राप्त होनी चाहिए उसमें व्यक्ति को कई बार संघर्षों में जाते हुए देखा जाता है। तो लग्नेश पीड़ित और भाग्य पीड़ित हो गया ना जी। अगर वहाँ पे शुक्र नहीं बैठे होते या वहाँ पे बुध नहीं बैठे होते, बुध जन्म कुंडली के दशम स्थान में बैठ जाते, तो हालांकि वो भी खराब नहीं बैठे हैं, पर सामान्यतः उनको संघर्ष तो मिल रहा है, क्योंकि वो मंगल के साथ हैं। और जरा ध्यान से देखें तो यहाँ मंगल पंचम के साथ साथ 12वें के अधिपति होकर के विषम संख्या की राशि में बैठे हैं। तो ये ग्रह कहाँ का फल करेगा, ये 12वें का फल ज़्यादा करेगा, अपनी गौण राशि का। और यहाँ पे बुध जो होते हैं वो 2 भावों के स्वामी होते हैं, विषम संख्या की राशि में बैठे हैं तो सप्तम भाव का फल करेंगे, अपनी गौण राशि का फल करेंगे। यहाँ पे शुक्र विषम संख्या की राशि में बैठे हैं तो ये 6वें और 11वें भाव के स्वामी होते हैं, ये रोग भाव का फल करेंगे। इस वजह से भी कि ग्रह किस राशि में बैठा है, 2 भावों का स्वामी है, तो कहाँ का फल कर रहा है, तो ये लगने मंगल जो हो गए वो 12वें का फल कर दिए, और बुध भी जो है वो अपने मारक भाव का फल कर दिए, और साथ ही साथ शुक्र भी 6ठे भाव का फल कर दिए। इस वजह से ये भाव, जब तक आप इसे समझेंगे नहीं तब तक जाकर के आपको क्लियर नहीं होगा कि वस्तुतः वो ग्रह, अब सामान्यतः जो थोड़ी बहुत स्थिति होगी तो क्या लोग कहेंगे यहाँ मंगल बुध और शुक्र बैठे हैं, पर जब आप उस भाव का अन्वेषण करते हैं तब आपको पता चलता है कि वो सारे ही ग्रह डिफ्यूज हो रहे हैं, सारे ही ग्रह वहाँ पे कमजोरी से परिणाम अपना कर रहे हैं। तो इस वजह से भगवान यहाँ पे मंगल बुध और शुक्र, और साथ ही साथ यहाँ पे परस्पर तीनों में कोई बहुत अच्छी मैत्री होती नहीं है। दिमाग व्यक्ति का खूब चलता है, उसके पास अनुभव भी बहुत अच्छा है, बहुत सारे क्षेत्र का ज्ञान भी है, पर उसमें भाग्य की सहायता नहीं मिल रही। इस वजह से बार बार कारोबार बदलना पड़ता है, या कई बार पति पत्नी में मतभेद हो, या कई बार भाग्य का सहारा नहीं मिलता। ऊपर से शनि और मंगल का संबंध बन गया है। शास्त्रकार लिखते हैं कि जब कभी भी शनि और मंगल एक दूसरे को देख लेते हैं तो ये जीवन के सारे ग्रह एक तरफ अच्छे परिणाम देते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब ये दोनों ग्रह पापक परिणाम देने लगते हैं तो व्यक्ति के जीवन को उठा उठा करके पटक देते हैं। मतलब कहीं से भी ये दोनों ग्रह एक दूसरे से अगर केंद्र में बैठ जाते हैं, एक दूसरे से केंद्र में है, चौथे 10वें हैं, शनि से 10 घर आगे मंगल और मंगल से 4 घर आगे शनि, तो ये परस्पर केंद्र का संबंध हो गया। जब ये ग्रह दोनों केंद्र के संबंध में चले जाते हैं तो व्यक्ति के जीवन में ऐसी विषम परिस्थितियों का निर्माण करते हैं कि मन करता है कि आत्महत्या कर लें, कूद के जान दे दें, या कई बार मन करता है कि घर छोड़ करके भाग जाएं। और इतना ही नहीं, जब कभी भी 7.5 हो, ढैया हो, ये दोनों ग्रह एक साथ परस्पर एक्टिव हो महादशा अंतरदशा में, तो कई बार ये स्थिति और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस कुंडली में सारे पक्ष एक तरफ पॉजिटिव वाले और नेगेटिव में सिर्फ 2 पक्ष एक साथ आगे, शनि और मंगल का दृष्टि संबंध। क्लियर है। तृतीय भाव के अधिपति और द्वितीय भाव के अधिपति होकर के 12वें मंगल की दृष्टि पड़ गई तो व्यक्ति अपने लोगों को बांध करके रखना चाहता है और उनके लिए एनर्जी भी डालता है, पर उस एनर्जी का कोई मोल रह नहीं जाता है। आप चाहे कितना भी कर दीजिए, आपका नाम होगा नहीं। चतुर्थ स्थान के अधिपति जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में चले गए। लग्नेश के साथ साथ चतुर्थ स्थान के अधिपति हैं, नीच के हो गए, जिनका नीच भंग हो नहीं रहा। शनि की दृष्टि के कारण सामान्यतया व्यक्ति का जो नेचर है वो कई बार त्यागने के प्रभावों से युक्त हो जाता है। चलो ठीक है, उसने नहीं दिया, मैंने त्याग दिया, चलो ठीक है, मेरा नहीं हुआ, मैं सब्र कर लेता हूँ। तो ये सब्र जो है वो बढ़ता जाता है, और एक हिसाब से जब व्यक्ति अपने से जहाँ वो स्थित होता है वहाँ से जब पीछे देखता है तो उसको नुकसान ज़्यादा और फायदे कम दिखाई देते हैं। वो क्यों होता है? जन्म कुंडली के तृतीय भाव के अधिपति 12वें भाव में।
चतुर्थ स्थान के अधिपति नीच के और चंद्रमा ग्रहण में, तो चतुर्थ के कारक या चतुर्थ भाव या चतुर्थ भाव में जिसका ग्रह दिग्बल होता है जो ग्रह, तो यहाँ शुक्र और चंद्रमा दिग्बली होते हैं। चंद्रमा को ग्रहण और शुक्र जो है वो नीचाभिलाषी हो गए। यहाँ पे शुक्र जो बैठे हैं वो जन्म कुंडली में कहाँ बैठे हैं? चंद्रमा के साथ। यहाँ पे तो संबंध ठीक जा रहा है, पर यहाँ पे गड़बड़ी हो जा रही है। नीचाभिलाषी ग्रह नीच के ही भांति परिणाम करने वाला हो जाता है, और खास करके उस शुक्र पे जब शनि मंगल राहु केतु का प्रभाव होता है तो यहाँ आपकी जठराग्नि कमज़ोर होती है, आपका पाचन तंत्र गड़बड़ होता है, नेत्रों की समस्या होती है, बालों की समस्या होती है, पति पत्नी में कम्युनिकेशन गैप होता है, संतान और भाग्य का नुकसान होता है। क्लियर है? इसके बाद अगर बात करते हैं पंचम भाव की, तो पंचमेश नवम में, इसमें एक अच्छी बात ये मिल जाएगी कि व्यक्ति न अपने पूर्वजों के आशीर्वाद से अभिषिक्त है। मतलब ये अच्छी बात है कि आपके ऊपर आपके माता पिता जो भले जीवित हैं या दादा दादी या जो भी है, जो सामने आपको आशीर्वाद नहीं दे रहा, आपकी प्रगति से जल रहा ये है, या फिर आपको वो सपोर्ट नहीं कर रहा, वो जीते जी भले नहीं कर रहा, पर मृत्यु के बाद जब वो पितर बन जाएगा तब उसका आशीर्वाद आपको जरूर मिलेगा, क्योंकि वो फिर किसी दो राहे पे नहीं होता, वो बिल्कुल आपके धार्मिक कृत्य और आपके नेचर को समझ जाता है। इंसान को इंसान समझने में देर कर देता है। भगवान देव जो देव क्या बोलते हैं योनियाँ होती हैं, देवता यक्ष गंधर्व भूत प्रेत पिशाच, ये सब जो योनियाँ होती हैं, ये आपका नुकसान आपके कृत्य के आधार पर करती और नहीं करती हैं। अगर आपके कृत्य अच्छे हैं तो आपको उनका आशीर्वाद मिलेगा, अगर आपके कृत्य अच्छे नहीं हैं तो आपको उनका कोप झेलना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे व्यक्ति को उसके पूर्वजों का आशीर्वाद मिल रहा है, लेकिन यश मान पद प्रतिष्ठा संतान और क्रिएटिविटी आदि में होने के बावजूद उसका जो क्रेडिट मिलना होता है वो गड़बड़ हो रहा है। मतलब वो परलोक बना रहे हैं, लोक बिगाड़ रहे हैं। छठवें भाव के स्वामी चतुर्थ स्थान में, अपने भाव से 4 घर आगे और राहु से प्रभावित, इस वजह से पेट की समस्या, पेट में गड़बड़ी, पाचन तंत्र में परेशानी, आंखों की समस्या, लेकिन आपका अधिकार फिर भी सुरक्षित है। जब छठवें भाव के स्वामी का संबंध मंगल जैसे ग्रह से हो जाता है तो व्यक्ति को आंखों से संबंधित समस्या देते हैं, आंखों में पानी आना, कई तरीके की समस्या देंगे, हार्मोनल डिसबैलेंस भी देते हैं, स्किन डिजीज भी कराते हैं। लेकिन एक चीज़ है कि आपका अधिकार सुरक्षित रहता है, आपके अधिकार को कोई आपसे उससे वंचित आपको नहीं कर सकता है। वहीं पे सप्तम स्थान के अधिपति भी पंचम भाव में अपने भाव से 5 नंबर की राशि में जा रहे हैं, 3 घर आगे जा रहे हैं। यहाँ पे अस्त अगर हो रहे हैं और दशमेश भी होते हैं, इस वजह से कई बार वो आपके दिनचर्या को, दैनिक दिनचर्या को और आपके सामाजिक छवि को धूमिल करने की कोशिश करेंगे और कई बार आपके दिमाग में बहुत सारे प्रश्नों को डालने वाले बनेंगे। इसके साथ साथ कई बार पति पत्नी में मतभेद के योग और व्यापार के और दिनचर्या के साथ साथ पड़ोसियों के साथ संबंधों में भी कमजोरी देखने को मिलती है। अष्टम स्थान के अधिपति का जन्म कुंडली में लाभ में जाना, ये भी कई बार चंद्रमा के प्रभावों को कमज़ोर करते हैं। अगर ग्रहण में नहीं होते तो व्यक्ति का कंसंट्रेशन ठीक रहता, लेकिन वो गड़बड़ हैं, भयंकर ग्रहण दोष में हैं तो कम पैसों पर नौकरी करनी पड़ती है, मन विचलित रहता है, घर में कलह का वातावरण बना रहता है, पति पत्नी दाम्पत्य बच्चों में परेशानी आती है, उनका स्वास्थ्य कमज़ोर रहता है, इम्यून कमज़ोर रहता है, दिनचर्या खराब होती है, इस तरीके की समस्या देते हैं। उसके बाद अष्टम स्थान के बाद नवम स्थान के अधिपति दशम में, तो यहाँ पे एक काफ़ी हद तक मैं जो अच्छी बात कहूँगा कि कम से कम सूर्य और गुरु का संबंध बन रहा है। हालांकि यहाँ पे बहुत अच्छी दृष्टि वहाँ भी जा नहीं रही है, क्योंकि कन्या राशि पे गुरु की दृष्टि अच्छी नहीं मानी जाती, शत्रु दृष्टि मानी जाती है, पर फिर भी दशम स्थान में सूर्य दिग्बली होते हैं। बुध और सूर्य नवम स्थान में, दशम स्थान में और एकादशवें स्थान में लग्न में कमज़ोर परिणाम नहीं करते हैं। इस वजह से ये दोनों ग्रह कम से कम तो आपको सपोर्ट कर ही रहे हैं। एकादशवें भाव के अधिपति भाग्य भाव में गए हैं, ये भाग्यशाली योग होता है, तो काफ़ी हद तक शुक्र की दशा में आपको लाभ मिल सकता है कुछ हद तक। उसके बाद 12वें भाव के अधिपति का नवम भाव में जाना व्यक्ति के धर्म और भाग्य पे उसके खर्चों को बढ़ाने वाला या दिखाने वाला होता है। ये इतनी सारी बात है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एक चीज़ और भी समझ में आएगी कि लग्नेश का चर प्रकृति की राशि में जाना और बहुत सारे ग्रहों का स्थिर राशि में युति में जाना, मंगल बुध और शुक्र स्थिर राशि में बैठे, लग्नेश चर प्रकृति की राशि में बैठे, तो यहाँ पे आप जब देखेंगे तो ये जो युति आ रही है ये कमज़ोर युति आ रही है। इस वजह से मैंने भाग्य को कमज़ोर कहा था, क्योंकि वो स्थिरता से धीरे धीरे परिणाम देंगे तीनों ग्रह। और उसके बाद लग्नेश का चर प्रकृति की राशि में जाना व्यक्ति को मार्केटिंग और धन कमाने के लिए अपने जीवन में कई बार बड़े बदलाव भी करने पड़ते हैं, यहाँ तक कि आपको अपनी पैतृक संपत्ति के लिए भी जूझना और लड़ना पड़ता है, पर आपका अधिकार सुरक्षित है, भले लड़ें जो भी हो पर आपको मिल जाएगा।
अब ग्रहों को तो आपने समझ लिया, अब एक एक ग्रह से चंद्रमा के बीच की दूरी के आधार पर ग्रहों के फलों को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे, चंद्रमा बैठे हैं केतु के साथ और 20 अंश के बैठे हैं विशाखा नक्षत्र में, 16 अंश के केतु देव हैं। इस वजह से यहाँ पे भयंकर टाइट कंजंक्शन का ग्रहण है। अब इस अवस्था में होगा क्या कि व्यक्ति को जो भी चीज़ प्राप्त करनी होगी या जिस चीज़ के लिए भी अपनी वो यात्रा आगे बढ़ाएगा, उसमें उसको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और इस चीज़ को ठीक करने के लिए देवी मैया की उपासना करनी चाहिए और साथ ही साथ अगर हो सके तो नियमित दिनचर्या का पालन निश्चित रूप से करना ही होगा। उसी चंद्रमा से द्वितीय घर में जो शनि होते हैं वो व्यक्ति को आयु तो लंबी दे देते हैं, पर उसमें कई बार रुग्णता या आलस्य भी दे देते हैं। वाणी में कठोरता और संयम बरतने का दबाव भी जातक के ऊपर से बढ़ जाता है। चंद्रमा से चौथे घर में गुरु पापक ग्रह के चंद्रमा हैं, नीच के गुरु हैं, पर फिर भी व्यक्ति को जब कभी भी वो कुछ इकट्ठा करने चलेगा, जब कभी वो अपने आप को बूस्टअप करेगा, आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा, उसको वहाँ पे दिक्कतें आती हैं। और इसमें ज़रा भी संदेह नहीं है कि चंद्रमा से चौथे घर के गुरु आपको आपके लिए तो अच्छा बना देते हैं, दूसरों के लिए तो अच्छा बन जाते हैं, पर आप दूसरों की दृष्टि में अच्छे बनने के लिए चंदन की तरह घिसते ही रह जाते हैं। उसी चंद्रमा से सप्तम स्थान में राहु देव आपके मन को और व्यथा को बढ़ाने वाले हो जाते हैं, मन की चिंताएं बढ़ाने वाले। चंद्रमा से एकादशवें स्थान में शुक्र संतति का लाभ देते हैं, दाम्पत्य को नर्चर करते हैं और आगे बढ़ाते हैं। चंद्रमा से एकादशवें स्थान के बुध व्यक्ति को निर्णय लेने में सहायता करते हैं और व्यक्ति की बुद्धि को जागृत रखते हैं। जबकि उसी चंद्रमा से एकादशवें घर में मंगल व्यक्ति को श्रेष्ठ और लाभ संपन्न बनाते हैं। 12वें भाव में सूर्य बैठे हैं, ये बहुत अच्छा परिणाम जातक को देते देते कई बार कमजोरी का एहसास करा देते हैं। अब बात करेंगे एक एक ग्रह एक एक भावों में विभिन्न वर्ग चार्ट में कैसा फल कर रहे हैं। तो सबसे पहले ग्रहों के राजा सूर्य 1 अंश 42 कला डिग्री के आधार पर कम है, पर फिर भी केंद्र में बैठे हैं, परिणाम देंगे। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में बैठे हैं, अपने ही नक्षत्र का प्रभाव जातक की कुंडली में सूर्य नीचाभिलाषी और शुक्र भी नीचाभिलाषी हैं। नीचाभिलाषी ग्रहों का बल कमजोर माना जाता है। सूर्य लग्न कुंडली में 9वें स्थान के अधिपति होकर के 10वें स्थान में, दशमांशा चक्र में लग्नेश होकर के मकर राशि में, और जिस राशि में बैठे हैं उस राशि का अधिपति स्वतः शत्रु के साथ शत्रु की राशि में नीचा मतलब शत्रु के साथ कमजोर स्थिति में। नवांश चक्र में सूर्य मकर राशि में, दशमांशा चक्र में वो द्वितीय भाव में जा रहे हैं वृष राशि में। सूर्य की दशा जातक के जीवन को कई बार यश मान पद प्रतिष्ठा दाम्पत्य और प्रेम को बढ़ाने वाली होगी, जबकि कई बार यहाँ पे आपको धनदायक लाभ भी प्राप्त होगा। पर थोड़े बहुत संघर्ष उसी सूर्य की महादशा में जब कभी भी शनि का या बुध और केतु का अंतर आएगा तो जातक को कष्टों का सामना करना पड़ेगा। उसको ठीक रखने के लिए आदित्य हृदय का पाठ और राम रक्षा स्तोत्र का पाठ नियमित रूप से करना चाहिए। चंद्रमा विशाखा नक्षत्र 20 अंश तुला राशि, नवांश चक्र में मेष राशि में जा रहे हैं, दशमांशा चक्र में भी मेष राशि में ही बैठ रहे हैं। नवांश चक्र में वो ग्रह अश्विनी नक्षत्र में बैठेगा, लग्न कुंडली में वो विशाखा नक्षत्र में तुला राशि में। इस आधार पर चंद्रमा की दशा जातक को लाभान्वित करेगी और इतना ही नहीं, व्यक्ति के व्यापार और प्रभावों को लेके आगे बढ़ने वाली सिस्टमेटिक ढंग से कारोबार को समझने में मदद करे। इसके अतिरिक्त व्यक्ति के व्यक्तित्व को और भी ज़्यादा गहरा और मजबूत बनाने में चंद्रमा सहायता करेंगे। लेकिन उसी चंद्रमा की महादशा में जब कभी भी केतु का अंतर या राहु का अंतर आता है या मंगल का अंतर आएगा तो जातक को कष्टों का सामना करना पड़ेगा। ऐसी अवस्था में नित्य मंदिर का दर्शन, शिव जी के मंदिर का धोना और चांदी का दान करना और चांदी के बर्तनों का इस्तेमाल करना, शंख का दान करना, मोतियों की माला को धारण करने से भी लाभान्वित होया जा सकता है। उसके बाद बात करेंगे मंगल देव की। मंगल अस्त नहीं है, मघा नक्षत्र में 11 अंश के बैठे हैं सिंह राशि में, नवांश चक्र में वो कर्क राशि में, जबकि दशमांशा चक्र में अपने ही राशि को जा रहे हैं। लेकिन लग्नेश होकर के स्वग्रही, इस वजह से सामान्यतः अच्छे परिणाम कहेंगे या करते देखे जाएंगे, पर थोड़े बहुत डिग्रेडेशन के साथ। यहाँ पे मंगल की दशा में जातक के जीवन में धन रखा हुआ व्यय होगा और कई बार उसका मन बुद्धि चित्त व्यग्र और उग्र भी होता देखा जाएगा। इतना ही नहीं, उस मंगल की दशा में व्यक्ति को पूर्णतया समर्पण के साथ जब तक वो काम नहीं करेगा तब तक उसको उसका परिणाम प्राप्त नहीं होगा।
उसी मंगल की महादशा में जब शनि या केतु का अंतर आए, या जब कभी भी मंगल केतु एक साथ एक्टिव हो, या उस मंगल के साथ जब कभी भी गुरु एक्टिव होते हों, तो कई बार परेशानियों का सामना भी करना पड़ेगा। उसको ठीक रखने के लिए, अपने आत्मविश्वास की वृद्धि के लिए ब्रह्मचर्य का पालन, सूर्य को अर्घ, नियमित मंदिर का दर्शन और अपने कमरे की सफाई खुद से करने से उस समय के दोषों से बचा जा सकता है। देवगुरु बृहस्पति से पहले बुध की चर्चा होगी। बुध अस्त होके बैठे हैं उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में। सूर्य का ही नक्षत्र होगा। नवांश चक्र में वो धनु राशि में जा रहे हैं, दशमांशा चक्र में वो वृष राशि में जा रहे हैं। इस वजह से बुध की दशा में यश, मान, पद, प्रतिष्ठा, संतान और व्यापार, इसके साथ साथ दिनचर्या और आपकी बुद्धि लब्धि क्षमता के साथ साथ सोचने और समझने की शक्ति भी बढ़ेगी। वही बुध की महादशा में जब कभी भी गुरु का अंतर हो या राहु का अंतर हो, और इसके साथ साथ जब कभी भी उनकी महादशा में राहु का अंतर या मंगल का अंतर होगा, या अंतर प्रत्यंतर में, या जब कभी भी ये दोनों तीनों ग्रह एक साथ एक्टिव होंगे तो दिक्कत होगी। गुरुवार के दिन ब्राह्मण को दान करना चाहिए। इस बुध को और भी ज़्यादा ठीक करने के लिए गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए। सूर्य को अर्घ, और साथ ही साथ अगर हो सके तो प्रत्येक दिन गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ निश्चित रूप से करना चाहिए। शुक्र के बारे में अगर बात करते हैं तो शुक्र मघा नक्षत्र में कंफ्यूज कर रहे हैं, एक अंश पे बैठे हैं। नवांश चक्र में वो मेष राशि में जा रहे हैं, लेकिन भाव से वर्गोत्तम दशमांशा चक्र में सिंह राशि में धनेश होकर के बैठ रहे हैं कर्म क्षेत्र के लिए। इस आधार पर शुक्र की दशा व्यक्ति को सांसारिक सुख, पत्नी का लाभ, भाग्य का थोड़ा बहुत लाभ मिल जाना, और इतना ही नहीं, उसके प्रभावों में एक अलग तरीके का अनुभव जोड़ देते हैं। और इतना ही नहीं, उस शुक्र की महादशा में जब कभी भी राहु का अंतर हो, या जब कभी भी शनि का अंतर होगा, अंतर प्रत्यंतर जब कभी भी होंगे, तो ये कष्ट देने वाले बनेंगे। हालांकि वहाँ पे फिर भी आपको व्यापारिक लाभ मिल जाता है, और वहाँ पे आपको पार्टनरों का सुख भी मिल जाता है। ये आपके शुक्रदेव आ गए, गुरु बीच में भूल गया था। देवगुरु बृहस्पति के बारे में बात करते हैं तो देवगुरु बृहस्पति मकर राशि में लग्नेश होकर के शनि से दृष्ट हैं, नीच के राशि में बैठे हैं, 13 अंश के बैठे हैं वक्री होकर के। नवांश चक्र में वो वृष राशि में जा रहे हैं, दशमांशा चक्र में भी नीच के ही बैठ रहे हैं। इस वजह से गुरु यहाँ श्रवण नक्षत्र में, चंद्रमा के नक्षत्र में, लेकिन फिर भी चाहे कुछ भी हो जाए, देवगुरु बृहस्पति आपको अपनी दशा काल में धन लाभ, पद प्रतिष्ठा, संतान, सुख, भवन, भूमि, वाहन, और इतना ही नहीं, वो आपको आपके करियर का और भाग्य का लाभ भी देते हुए नजर आएंगे। हाँ, उस दशा काल में जब कभी भी शनि, राहु और केतु के साथ साथ जब कभी भी शुक्र या बुध आएंगे, तब आपको कष्ट होगा। इसका अर्थ होगा कि गुरु की दशा में अच्छाई होने के बावजूद भी हमें बुराइयों के साथ थोड़ा बहुत आगे बढ़ना पड़ेगा, पर फिर भी वो आपको आगे बढ़ा देंगे, आपको गिरने नहीं देंगे। आपका व्यक्तित्व कम से कम वो ठीक रखेंगे, चारित्रिक दोष नहीं लगने देंगे, और आपकी कृतज्ञता बनी की बनी रहेगी। शुक्र के बारे में बात कर चुका हूं। शनिदेव के बारे में अगर बात करते हैं तो वृश्चिक राशि में हैं, 12वें भाव में धनेश होकर के। नवांश चक्र में भी वो 12वें भाव में ही बैठ रहे हैं। भाव से वर्गोत्तम, पर दोनों ही जगह बहुत अच्छे नहीं हैं। इस वजह से उनके समय में आपको आलस्य, प्रमाद और कई बार व्यक्ति एक पक्षीय होकर के एकाकीपन में जीवन जीते हुए देखा जाता है। हालांकि फिर भी आपको वहाँ पे सरकार से और सरकारी संपत्ति से काफ़ी हद तक शनि की दशा में सरकारी योजनाओं से लाभ मिलते हुए भी देखा जाता है। बजरंगबली के हनुमान चालीसा का पाठ, सूर्य को अर्घ, आलस्य का त्याग और मांसाहार का त्याग इस कुंडली के लिए शनि के प्रभावों को और भी ज़्यादा अच्छा बना सकती है। राहुदेव आपकी कुंडली में पंचम स्थान में बैठे हैं, योग कारक ग्रह की राशि में 16 अंश पे, भरणी नक्षत्र में, गुरु और प्रभाव में है, गुरु से केंद्र में बैठे हैं कम से कम, लेकिन फिर भी चंद्रमा का प्रभाव है। एक और शुभ ग्रह की दृष्टि अगर उस राहु पे हो जाती तो और भी अच्छी बात हो जाती, पर फिर भी आपको राहु 70% से 85% तक अच्छे परिणाम देंगे, और अपनी दशा काल में आपको विलंब से ही सही पर परिणाम तो देख ही जाएंगे। नवांश चक्र में भी जो राहु की स्थिति बन रही है उसके आधार पर वो यश, प्रतिष्ठा और अचानक से आपके धन के लाभ के योग भी बना रहे हैं। जब राहु में चंद्रमा का अंतर आएगा, राहु में शुक्र और बुध का अंतर आएगा, तब आपको धन लाभ के योग भी बनते हुए नजर आ रहे हैं। शुभ अंक आपकी कुंडली के लिए 3 रहेगा। नक्षत्र के आधार पर विशाखा नक्षत्र में दान करना चाहिए, उत्तरा फाल्गुनी, श्रवण और भरणी, और इसके साथ साथ उत्तरा भाद्रपद, पुष्य, पुनर्वसु, और ये नक्षत्र आपके किसी भी कार्य को करने के लिए उत्तम रहेंगे। दिन गुरुवार और मंगलवार के साथ सोमवार का बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ अगर मैत्री करनी हो तो मेष और सिंह वालों से कर सकते हैं। शत्रुता कुंभ, मिथुन और तुला राशि वालों से ना करें। धन कमाने के लिए आपकी कुंडली जा सकती है पूरब दिशा की तरफ। इतनी सारी चीज़ें बनती हैं, ये इतनी सारी बातें। अब उसके बाद अगर अष्टक वर्ग पे आपका ध्यान लेके आता हूँ तो यहाँ पे व्यक्तित्व ठीक है,
इसको और भी ज़्यादा थोड़ा प्रैक्टिकल होने की आवश्यकता होगी। इसके साथ साथ अपनी पैतृक संपत्ति को और कैसे ज़्यादा बेहतर और सुरक्षित रखा जाए, इस पे फोकस करिए। अपने नाम पे संपत्ति खरीदने से ज़्यादा बेहतर होगा कि आप अपने माता या बच्चों के नाम पे खरीद सकते हैं। इसके साथ साथ हमें और भी पराक्रमी होने की आवश्यकता है। साहस, बल, धैर्य और पराक्रम को कमज़ोर नहीं करना है। बजरंग बली की खूब पूजा करिए। आदित्याय नमः का जप करिए। ओम इंद्राग्निभ्याम नमः, इस मंत्र का भी जप करना चाहिए। इसके अतिरिक्त आपको जब कभी भी आप संपत्ति इकट्ठा करने चलेंगे, हर बार आपको ऐसा लगेगा कि थोड़ा कम है और आगे विचार करते हैं। इसके साथ साथ लेकिन हो जाएगा, थोड़ी दिक्कत होगी क्योंकि गुरु नीच के हो रहे हैं, इस कारण से ऐसा हो रहा है। उसके बाद आपका क्रेडिट आपको नहीं मिलता, और वो इसलिए क्योंकि पंचम भाव पे राहु और पंचमेश मंगल राहु से प्रभावित हैं, जहाँ एक तरफ आपको झोंक करके सारी चीज़ें दे देना और उधर से फीडबैक कुछ भी ना मिलना आपको उदास और निराश करता है। इसके लिए भी आपको सावधान रहने की आवश्यकता होगी। किसी को देने से पहले 10 बार विचार करें। नौकरी और व्यापार दोनों ही अच्छे हैं। इस कुंडली में सरकारी संपत्तियों से फायदा, शेयर बाजार और बैंक को समझने की ताकत है, उधर भी हम अपना दिमाग लगा सकते हैं। इसके अतिरिक्त रिसर्च और कंसंट्रेशन कमज़ोर है। हमें और भी ज़्यादा समाधिस्थ और शांत होने के साथ साथ प्राणायाम की आवश्यकता है। इसके साथ साथ हमें बजरंगबली की पूजा और अपने सामाजिक छवि को मजबूत बनाने के लिए नित्य निरंतर भगवान सूर्य को उपासित करना, सूर्य की उपासना करना और मांसाहार का त्याग करना। जितना ज़्यादा हो सके शुद्ध भोजन के पीछे जाएं। और प्राप्त करने में आपको थोड़ी दिक्कत हो रही है, उसके लिए शिव जी की पूजा करनी चाहिए। और साथ ही साथ ये कुंडली ऋण में भी जा सकती है। ऐसी अवस्था में ऋणमोचक गणेश स्तोत्र का पाठ भी करना चाहिए। इस कुंडली में जो कुछ भी समस्या है वो 2028 के सितंबर के बाद धीरे धीरे समाप्त होती हुई नजर आ रही है। और इस कुंडली में मैं एक बात और भी कह दूं तो दरअसल शुक्र, बुध, चंद्रमा और सूर्य आपके बुढ़ापे को कष्ट में तो नहीं जाने देंगे। और सूर्य और चंद्रमा में से जो सूर्य और चंद्रमा का प्रभाव बना हुआ है, उसके आधार पर आपकी कुंडली पितरलोक से आई है और वापस श्रेष्ठ कार्य किया जाए, नहीं तो कई बार ये नरकगामी भी बना सकते हैं। वैसे 12वें भाव में शनिदेव व्यक्ति की कुंडली में हर्षित बली हैं, जो मोक्ष के कारक होते हैं, लेकिन चंद्रमा अष्टम भाव के अधिपति होकर के केतु के कारण होकर के भी मोक्ष के योग लगा रहे हैं, पर उसके लिए हमें मजबूत कृत्य की आवश्यकता होती है। संतान वगैरह का सुख आपकी कुंडली में देर रहेंगे, मतलब दूर रहेंगे, पर है वैसे। और बल के आधार पर अगर मैं बात करता हूं तो आपकी कुंडली में पिता का बल और माता का बल, दोनों का बल है। और इस कुंडली में पूजा पाठ जिम्मेदारियों के कारण बाधित हो रहा है। हमारे विचार से जो अरिष्ट चक्र बना हुआ है, उसके कारण हमें अपने हड्डी और वात को परेशान करने से बचाना होगा। पेट को ठीक रखने के लिए जितना ज़्यादा हो सके तेल और डीप फ्राई चीज़ों से बचाने की आवश्यकता है। दिन इस कुंडली के लिए मंगलवार और गुरुवार का बहुत अच्छा है, सोमवार भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।